जय हिंद साथियों। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हर साल आता है और हर साल हमें कुछ नया देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस साल 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के दिन हमें क्या नया देखने को मिल रहा है। और आप सभी को पता है कि दिल्ली के लाल किला पे राष्ट्रपति जी पूरे देश को संबोधित करती हैं और यह दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है हमारे लिए। तो इस साल नया क्या रहने वाला है आप लोग देखेंगे। सबसे पहले एक प्रचलन, एक प्रक्रिया हमारी चली आ रही है, एक हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है कि 26 जनवरी के दिन हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी ना किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो आप लोग देखोगे इस साल ये जो गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आपको दिखाई देंगे। एक यूरोपियन यूनियन के लीडर हैं, वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि आपको देखोगे उर्सुला वॉन देर लियन। ये कौन है? उर्सुला वॉन देर लियन। ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन। उसके बाद आप देखोगे एंटोनियो कोस्टा। ये कौन है? यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन काउंसिल सर का दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, काउंसिल के प्रेसिडेंट आपको एंटोनियो कोस्टा दिखाई देंगे और उर्सुला वॉन देर लियन ये आपको कमीशन की प्रेसिडेंट दिखाई देंगी। तो इन्हीं दोनों को भारत ने इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के तौर पे और 26 जनवरी को आप देखोगे ये दो चीफ गेस्ट भारत में आए भी हैं। अब हम क्यों करते हैं इस तरीके से, चीफ गेस्ट को क्यों बुलाते हैं? तो देखिए बच्चों, चीफ गेस्ट को बुलाने का एक मेन मुद्दा यह होता है कि हम किसी भी देश के साथ अगर हम संबंध को बनाना चाहते हैं या फिर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हाँ देखिए हमारे संबंध कितने घनिष्ठ हैं, कितने स्ट्रांग हैं, तो उस देश का कोई भी लीडर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देखोगे कि हम लोगों ने क्या दिखाया है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है, का जो रिलेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरी दुनिया को मैसेज देता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन हर क्षेत्र में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएसए, इसमें भारत को बैलेंस बनाना भी जरूरी है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि यूएस को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भाई, और यूरोपियन यूनियन को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से मैक्सिमम देशों के साथ भारत का व्यापार रहा है और होता रहा है और होता रहेगा। तो भारत को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना जरूरी था। अब देखिए थीम, इस साल जो थीम रही है वो क्या रही है? थीम ऑफ रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे है, आप सभी को पता है। और 150th एनिवर्सरी है किसका? वंदे मातरम गाने का। 1800, अब देखना ठीक है, 1875 में ये गाना लिखा गया था। और 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब सॉन्ग लिखा था ये वंदे मातरम, उसका 150वां जन्म दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। तो वंदे मातरम सॉन्ग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद आप देखोगे ठीक है, परेड की जो थीम थी वो थी विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी थोड़ी देर में आपको मैं टेबलॉक्स दिखाऊंगा, इस तरीके के बहुत सारे टेबलॉक्स, कि किस तरीके से 26 जनवरी की जो परेड होती है, टेबलॉक्स जाता है, जो झांकियां निकलती हैं, उसमें हमारे सभी राज्यों को मेंशन किया जाता है। सभी राज्य अपने अपनी खास चीजों को टेबलॉक्स देखिए क्या होता है, एक ना आर्टिफिशियल चीज को ना, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर ही है, मंदिर को बड़ी सी गाड़ी पे ऐसे बनाया जाएगा जैसे कि वास्तव में वो मंदिर ही है, और वो पूरे झांकी ऐसे गाड़ी चलती रहेगी, ऐसे गाड़ी चलती रहेगी, और पूरी दुनिया जो बाहर बैठी है वो टीवी के जरिए या फिर जो वहां बैठी है वो लाइव देखती रहती है। ये इस तरीके से अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जाती है, इसको टेबलॉक्स कहते हैं। तो आप देखोगे परेड का जो थीम है वो कह रहा है विविधता में एकता, और भारत तो है ही एकता में अनेकता और अनेकता में एकता वाला एक इमेज रखने वाला, एक स्टेटस रखने वाला। अभी देखिए नया नया क्या हुआ है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए सिमरन बालाजी, ठीक है, याद रखना, सिमरन बालाजी ने एक इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास रचा है कि इन्होंने जो परेड हो रही थी ना, जो सीआरपीएफ की, याद रखना, सीआरपीएफ की परेड, जो सीआरपीएफ एक तो असिस्टेंट कमांडेंट है, ये सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, और जो सीआरपीएफ की जो कंटिजेंट थी, जो परेड हो रही थी ना भाई साहब, मेल वाली, पुरुषों वाली, उसको इन्होंने लीड किया, उसको इन्होंने कमांड किया है। यहां पर सिर्फ यही नहीं दिखाई दे रहा कि एक महिला है, पुरुष के जो पूरी परेड है उसको लीड कर रही है, कमांड कर रही है, नहीं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जेंडर इक्वालिटी भारत में है, तभी तो पुरुषों के दल को एक महिला लीड कर रही है। हमारे देश में बहुत पहले की अगर बात की जाए, बहुत पहले का, अभी हाल ही में बात की जाए, तो भेदभाव बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे भेदभाव खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा भारत
पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हमारा भारत बुद्धिजीवी बन रहा है, हमारा भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते पे है। तो आप देखोगे कि जेंडर इक्वालिटी का एक जीता जागता सबूत आपको यहां पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको न्यू डिफेंस सिस्टम दिखाई देंगे। डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? हथियार प्रणाली। हथियार प्रणाली, अभी देखिए, रक्षा प्रणाली, हथियार का मतलब क्या होता है? एक हथियार, गन, ठू 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 ठूस दिया, ठीक है, एक स्टैंड गन लेकर मार दिया, है ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है? या सिस्टम में आप देखोगे, हथियार प्रणाली में आप देखोगे क्या कि एक ही सिस्टम पे बहुत सारे हथियार लगे रहते हैं। जैसे नहीं तो बॉर्डर मूवी में देखो आप, सनी देओल आता है, ऐसे एक हथियार लेकर के आता है और गोले भी दाग देता है, ढू ढू, रॉकेट लॉन्चर भी जाते हैं इसी में से निकाल के खोप भी देता है, ये हथियार प्रणाली कहलाता है। तो आप देखोगे डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च किया गया, और यहाँ पे इंडिजिनस यानी कि जो भारत में बने हुए हथियार है वो इस डिफेंस सिस्टम के ऊपर लगाए गए थे। यानी कि आप देखोगे जिस तरीके से हम लोग पहले इंपोर्ट किया करते थे हथियार, अब इंपोर्टर से भारत एक्सपोर्टर बन चुका है। और जो रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। ठीक है बच्चों, जो नया डिफेंस सिस्टम में आप रॉकेट लॉन्चर देखोगे उसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। उसके बाद आप देखोगे बैटल एरे फॉर्मेशन। बैटल एरे फॉर्मेशन का मतलब क्या है? यहां पे आप देखोगे एक प्रॉपर युद्ध जैसी एक छवि स्थिति बनाई जाती है और दिखाया जाता है कि वास्तव में युद्ध किस तरीके से हो रहा है और वास्तव में युद्ध किस तरीके से चलता रहेगा, है ना। और ये एक रियल इमेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी यहाँ पे किया गया। यानी कि कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशंस, यानी कि लड़ाई के लिए एकदम तैयार आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नई मिलिट्री यूनिट्स यहाँ पे बनाई गई हैं। नई मिलिट्री यूनिट्स आपको पता है, भैरव लाइट कमांडोज, भैरव जो ड्रोन के जरिए भैरव यूनिट जो बनाई गई है, बटालियन जो ड्रोन के जरिए युद्ध करेगी, यानी नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध करेगी, आप लोग ये देखोगे। ठीक है, उसके बाद शक्तिबाण रेजिमेंट देखोगे, यानी कि दो नई रेजिमेंट आपको दिखाई देगी, शक्तिबाण रेजिमेंट और भैरव कॉम्बैट बटालियन। उसके बाद आप देखोगे एनिमल कंटिजेंट भी देखोगे, यहाँ पे दो ऊंट दिखाई दिए गए, दो ऊंट दिखाई दिए गए। वो बैक्टीरियन ऊंट है, बैक्टीरियन ऊंट जो है, और जो गलवान वैली और नुब्रा वैली में दिखाई देते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो लद्दाख के आप देखोगे नुलवा नुब्रा वैली और गलवान वैली में आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इनका नाम भी क्या रखा गया है? गलवान ऊंट और नुब्रा ऊंट। ठीक है बच्चों, तो ये पहली बार दिए गए हैं। और ये किस तरीके के ऊंट है? ये डबल हम्प्टेड है, पीठ पे इनके ऐसे नहीं उठा रहता है ना, तो ये हम्प होता है, तो दो हम्प होते हैं इस ऊंट के, ये आप दिखाई दोगे। तो क्या दिखाई दे रहा है? हमने भारत में जितनी भी विविधताएं हैं उन सभी को परोसने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और की गई है यहाँ पे। अभी आप देखोगे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड आत्मनिर्भर भारत, कि भारत कितना ज्यादा हमारे रक्षा के लिए प्रिपेयर है, तैयार है, वो हम लोग हथियारों के जरिए दिखाई देते हैं। हथियारों के जरिए हमारा भारत दुश्मन से लड़ने के लिए कितना ज्यादा तैयार है। तो ब्रह्मोस मिसाइल देखोगे, है ना, ये और ये इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? भारत में इसको बनाया गया। भारत का मतलब 100% नहीं, 80 to 85% जो आपका इक्विपमेंट रहता है ना, वो भारत का रहता है। तो आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रशिया के साथ मिलकर के हमने बनाई है, उसको भी डिस्प्ले किया गया। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, यानी कि जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल है, उसको भी देखा आपने। उसके बाद आप देखो अर्जुन, एक बैटल टैंक है अर्जुन, उसको भी डिस्प्ले किया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और उसके बाद ट्राई सर्विसेज टेबलॉक्स थीम। ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों एक साथ खड़ी हो जाए तो उनको हम लोग ट्राई सर्विसेज कहते हैं। तो ट्राई सर्विसेज टेबलॉक्स, टेबलॉक्स में आपको बता चुका हूं, झांकियां, उसकी थीम क्या रही है? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है थीम के, यानी एक ऑपरेशन सिंदूर को डिस्प्ले किया गया यहाँ पे, जिसमें दिखाया गया कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। पूरा कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है कि तीनों जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक दूसरे को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे राफेल दिखाया गया है, सुखोई 30, MQ-1 MKI दिखाया गया है, MiG MiG-29 दिखाया गया, अपाचे हो गया, LCH पर LCH जो आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये दिखाया गया है, प्रचंड जिसका नाम है, ये भी इंडिजिनस है, भारत में ही बनाया गया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भैया हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, तो पंगे लेने की कोशिश तो हमसे करना भी नहीं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते कितनी झांकियां निकालेगी कैसी। तो टेबलॉक्स की बात करें तो टोटल टेबलॉक्स कितने रहे, झांकियां रही कितनी? तो 30 झांकियां, जिसमें से आप 17 झांकियां देखोगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, और 30 झांकियां देखोगे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की। और ये सभी किसके अंडर में हो रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टेबलॉक्स थीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर हो रहा है। और टेबलॉक्स का थीम मैं आपको पहले बता चुका हूं, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब ये पूरी थीम को जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। और जो इसमें जो दिखाया गया है पूरी थीम के अंदर में, देखोगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वंदे मातरम लिखा गया, उसका 150 साल की जर्नी दिखाई गई है।
कैसे लोगों ने इसको गाना शुरू किया, कैसे ये क्रांतिकारियों ने इसको अपनाना शुरू किया, कैसे ये एक देशभक्ति का नारा बना, कैसे ये क्रांतिकारियों में जोश और जुनून जगाने की एक यूं कह लीजिए वॉर क्राई बना। तो तमाम तरीके से आप देखोगे कि 150 साल की जर्नी यहां पर दिखाई जाएगी वंदे मातरम की। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए अभी आप लोग देखो अलग अलग स्टेट से कौन कौन से टैबलॉक्स आए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई, ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर की पूरा टैबलॉक्स दिखाया गया है यहाँ पे विद अब डिपिक्शन ऑफ हर इंपोजिंग स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ द आइकॉनिक महेश्वर घाट। महेश्वर घाट को दिखाया गया है और इनका जो आइकॉनिक पोस्टर यानी देवी अहिल्याबाई का पूरी मूर्ति को दिखाया गया है और किस तरीके से इन्होंने युद्ध किया, किस तरीके से इन्होंने अपना राजतंत्र संभाला, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया इस टैबलेट्स में। केरला की बात कर लेते हैं तो इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो दिखाया गया है केरला की तरफ से। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो ट्राइबल डिजिटल म्यूजियम दिखाया गया है छत्तीसगढ़ की तरफ से। असम की तरफ से दिखाया जाए, ठीक है, तो अशारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज दिखाया गया है। यहाँ पे एक गांव का पूरा प्रारूप दिया गया है, वो एक क्राफ्ट जो टेराकोटा की मिट्टी होती है उससे क्राफ्ट बनाते हैं ये लोग, तो उसको दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, याद रखना अशारी कंडी नाम है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब ने दिखाया गुरु तेग बहादुर जी का 350वां मार्टिरडम यानी कि शहादत दिखाई गई है यहाँ पे। और आप महाराष्ट्र की तरफ से देखोगे तो गणेशोत्सव दिखाया गया है, सेल्फ लैंड एंड यूनिटी दिखाया गया है जो कि बाल गंगाधर और तिलक ने शुरुआत की थी और 1893 में इनिशिएटिव लिया था गणेशोत्सव का, सब कुछ दिखाया गया है। मणिपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है, चकहाओ 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 राइस, हैथई चिली, ये सब कुछ दिखाया गया है क्योंकि ये वहां के जो प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो जीआई टैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए दिखाया गया। अब यहाँ पे आप झांकी देख सकती हैं, ठीक है, किस तरीके से सारी आपको जो भी मैंने आपको बताया सारी की सारी झांकियां दिखाई दे रही है। असम का दिखाई दे रहा है, ठीक है, एमपी का दिखाई दे रहा है, ये आपको वंदे मातरम दिखाई दे रहा है, झंडा वंदे मातरम, झंडा वंदे मातरम, तो वंदे मातरम की पूरी थीम दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये दिखाई दे रहा भगवान बुद्ध का उत्तर प्रदेश का पूरा दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को सारी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। पंजाब का देख लीजिए, ठीक है, शहादत दिवस दिखाई दे रहा है, तो सब आप लोगों को, हिमाचल प्रदेश हो गया, सब आप लोगों को दिखाई देगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैबलॉक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और आगे देख लीजिए, ये सब आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर बच्चों? ये देवी अहिल्याबाई का दिखाई दे रहा है, पूरी मूर्ति दिखाई दे रही है, पूरा महेश्वर घाट ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये सब टैबलॉक्स दिखाया गया है, उड़ीसा का दिखाई, सबका कल्चर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टैबलॉक्स। यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड भी दिए गए हैं, यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड भी दिए गए हैं और गैलेंट्री अवार्ड में क्या देखोगे, और द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, 70 गैलेंट्री अवार्ड अप्रूव किए, 70 गैलेंट्री अवार्ड अप्रूव किए, जिसमें 6 जो है पॉस्थ्यूमस, पॉस्थ्यूमस का मतलब क्या होता है, वो वीर सैनिक जो इस दुनिया में अभी नहीं है। तो 70 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं और 301 मिलिट्री डेकोरेशंस दी गई हैं। और यहाँ पे हाईलाइट किसको किया गया है, तो कर्नल सोफिया कुरैशी को हाईलाइट किया गया है, याद रखना। और इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल। याद होंगी आपको ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर इनके अंडर में हुआ था और इन्होंने बहुत ही मतलब बहादुरी से पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया था, ठीक है बच्चों। तो इन्हें क्या मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। अशोक चक्र किसको मिला है, ये एक ही मिला है, और विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है एक, और अशोक चक्र भी मिला है एक। तो अशोक चक्र मिला है भाई साहब कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है, इंडियन एयरफोर्स के हैं, और ये वो पहले व्यक्ति हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में गए हैं, ये इसमें। और एक्सियम 4 इनका जो मिशन था, एक्सियम 4 इनका जो मिशन था, एक्सियम 4 मिशन के थ्रू पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे हैं। कीर्ति चक्र मिला है मेजर अर्शदीप सिंह जी को असम राइफल की तरफ से, नायब सूबेदार धोलेश्वर सुबा जी को सेकंड पैरा एसएफ जो है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर जी को इंडियन एयरफोर्स से मिला है, शौर्य चक्र मिला है ऑफिसर्स फ्रॉम पैरा एसएफ, असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल्स, और ये तमाम तरीके के सैनिकों को यहाँ पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आप लोग देखोगे कि ये 26 जनवरी में जो भी हमने डिस्प्ले किया है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताया है, ये सब क्या दिखा रही है, ये सब दिखा रही है कि भारत में कितनी ज्यादा विविधता है, और वो सारी विविधताओं, सारी डाइवर्सिटीज के होते हुए भी हम लोग कितने ज्यादा एक हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे हैं, है ना, मतलब बहुत सारे धर्म आपको दिखाई देंगे। इन सब के बावजूद भी भारत में एकता उसी लेवल की दिखाई देती है, क्योंकि भारत का नारा ही है एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।